नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से 11 मार्च 2023 को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में इसके आंकड़ों के आधार पर 2022 में नीति आयोग ने ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। इसके आधार पर भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। सबसे गरीब राज्य है भारत का नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। और इस सूचकांक के आधार पर भारत का सबसे कम गरीब राज्य केरल है। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2022 में आई और 2021 के इसमें आंकड़े थे। तो इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में सबसे ज्यादा रेप के केसेस राजस्थान में पाए गए। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधार पर की रिपोर्ट के आधार पर 2022 में जो रिपोर्ट आई, इसमें सबसे ज्यादा रेप के मामले कहां पर दर्ज किए गए? राजस्थान में। अगला ऑप्शन है गोवा। तो भारत सरकार का जो हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने वाला भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2024-25 तक हर घर जल पहुंचा देना है। तो जो जल पहुंचाने का लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। और समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। भारत के एकमात्र राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा सबसे गरीब राज्य बिहार है। तो बिहार आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निखत जरीन का संबंध किस राज्य से है। तो पहला ऑप्शन है मणिपुर। तो मणिपुर की एक खिलाड़ी है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से। और मणिपुर की एक दूसरी खिलाड़ी हैं एमसी मैरी कॉम। और एमसी मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। दूसरा ऑप्शन है आपका केरल। तो पीटी उषा का संबंध केरल से है। और इन्हें कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इन्हें, पयोली एक्सप्रेस। तो पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल से हैं। अगला ऑप्शन है तेलंगाना। तो निखत जरीन ये तेलंगाना से संबंधित हैं। किस खेल से हैं? बॉक्सिंग से। तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है, शायद इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने 2022 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है निखत जरीन ने। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता तेलंगाना के निखत जरीन ने। अगला ऑप्शन है हिमा दास। ये असम से हैं और इसमें उल्टा हो गया, यहां पर हमें असम लिखना चाहिए था। तो कुछ इसमें असम की जगह हिमा दास लिख गया, तो हम समझ लेते हैं। हिमा दास का संबंध असम से है और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये भी पेपर में पूछा गया, ढींग एक्सप्रेस। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा जानकारी हम ऑप्शन के माध्यम से देते हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट के आधार पर हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो निखत जरीन का संबंध किस राज्य से? तेलंगाना से है। किस खेल से है?
बॉक्सिंग से है। कौन सी चैंपियनशिप इन्होंने हाल ही में जीती है? तो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, अर्थात इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु, तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तो कुचिपुड़ी के बारे में पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के का संबंध विनियोग विधेयक से है? तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 108, तो इसका संबंध संयुक्त अधिवेशन से है। संयुक्त अधिवेशन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का आयोजन आर्टिकल 108 के तहत होता है, और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है राष्ट्रपति, अर्थात बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात जिसे बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है, विनियोग विधेयक का उल्लेख है, अर्थात भारत सरकार को अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तो उसे सबसे पहले विनियोग विधेयक रखना होगा सदन में, और इसके बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक का उल्लेख है आर्टिकल 114 में, कई बार पूछा गया आर्टिकल, एसएससी जीडी में भी पूछा गया था ये। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 114 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है? तो जो हमारा पहला आर्टिकल है, पहला ऑप्शन है, उसमें लिखा आर्टिकल 14, ये विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है। विधि मतलब कानून, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का प्रावधान आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 9 में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बात बताई गई आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 11 में यह बताया गया है कि नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता के संबंध में नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो आर्टिकल 11 में कहा गया कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को। आर्टिकल 9 में बताया गया है कि यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। अर्थात हमारे देश का कोई भी नागरिक या सरकार या कोई भी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मनाही की गई है, राज्य को मना किया गया है, अर्थात राज्य की ओर से सरकार और नागरिक ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आर्टिकल 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार कहाँ है? पहला ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। इसका अर्थ है काली चूड़ियां, तो यहां से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले। दूसरा ऑप्शन है सुरकोटदा। सुरकोटदा ये गुजरात में है, तो यहां पर घोड़े के अस्थिपंजर पाए गए, अर्थात घोड़ों के साक्ष्य मिले यहां से। अगला ऑप्शन है राखीगढ़ी।
ये हरियाणा में है। और करंट अफेयर का एक पॉइंट याद रखना है यहां से, भारत सरकार विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी में बनवा रही। तो भारत सरकार विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय का निर्माण कहां पर करा रही? राखीगढ़ी में। तो ये हड़प्पा स्थल है, हरियाणा में है। लोथल ये गुजरात में है। यहां पर बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता कालीन, तो ये बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं यहां से। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ऑप्शन हम लिखना भूल गए, लिख लेते हैं यहां पर, मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है इस समय मोहनजोदड़ो। यहां पर एक विशाल स्नानागार मिला, एक विशाल अन्नागार मिला जहां अन्न रखा जा सके। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गौतम बुद्ध ने। बोध गया, तो यहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से ये बुद्ध कहलाए। कुशीनगर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कुछ ब्राह्मणों 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला उपदेश कहां दिया, तो सारनाथ में दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में सीजेआई कौन है? सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये वर्तमान में भारत के सीजेआई हैं। वर्तमान में सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 50वें नंबर के सीजेआई हैं ये। अगला ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, ये वर्तमान में महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी, और महान्यायवादी के पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति सभी काम करते हैं। समझ गए होंगे अब। ये 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। तीसरा ऑप्शन है किरण रिजिजू, ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं। वर्तमान में ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं। और चौथा ऑप्शन है अब्दुल नजीर। तो अब्दुल नजीर ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और हाल ही में इनका रिटायरमेंट हुआ है और इन्होंने राम मंदिर के संबंध में जो निर्णय करने वाली जजों की बेंच बनी थी उसमें ये भी शामिल थे। तो उस निर्णय देने वाली बेंच में ये भी शामिल थे। अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और ये रिटायर हुए और रिटायरमेंट होने के बाद इन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं ये अब्दुल नजीर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में सीजेआई कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां चली? तो पहला ऑप्शन है मुंबई। तो वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने क्या किया, हाल ही में मुंबई से भारत की पहली, ये पूछा भी गया हाल ही में किसी एग्जाम में, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस को लॉन्च किया है। तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस को मुंबई से लॉन्च किया। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में
सार्वजनिक परिवहन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे का प्रयोग करने वाला, रोपवे अर्थात रोप माने रस्सी, वे माने रास्ता, तो जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ऐसे शहरों में क्या किया जाता है, रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है। तो विकसित देशों की यह उदाहरण है, ये हमारे देश में भी शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत वाराणसी में भी हो गई। तो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे को प्रयोग करने वाला, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर, तो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। अगला ऑप्शन है कोलकाता, भारत की पहली वाटर मेट्रो, कोलकाता में संचालित हो रही, और किस नदी में, हुगली नदी। इसमें तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं पुणे में क्या किया गया, तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को पुणे से लॉन्च किया। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन से चलने वाली बस, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस पुणे से लॉन्च की गई। किसने लॉन्च किया, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस को किसने लॉन्च किया, मुंबई से नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। और 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाते हैं। क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को, इसीलिए 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाता है। स्टार्टअप का मतलब क्या है, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री उद्योग जो अभी शुरुआती अवस्था में हैं, छोटे छोटे उद्योग जो शुरुआती अवस्था में, उन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। तो इंडस्ट्री को, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप योजना को शुरू किया था। तो इसी संबंध में 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप नवाचार सप्ताह मनाते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा गया किस मंत्रालय के तहत मनाया जाता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये मनाया जाता है स्टार्टअप सप्ताह। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मनाया जाता है, के अंतर्गत ये मनाया जाता है, अर्थात इसी के अधीन है स्टार्टअप पहल। और ये मंत्री कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के पास ये मंत्रालय है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला ऑप्शन है पंचायती राज मंत्री वर्तमान में कौन है, गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री हैं। अगला ऑप्शन है कृषि मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, तो पहला ऑप्शन है 5वां। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हो चुका है। इसका पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था। 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। और CHSL में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 10 या 9 या 10 जनवरी को कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हुआ, तो 8 शहरों में हुआ। इसके अलावा दिल्ली में भी हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुआ। और इसमें पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य का रहा, महाराष्ट्र का रहा 5वें संस्करण में।
अगला ऑप्शन है 4। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहां पर हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण हरियाणा में हुआ, हरियाणा के पंचकुला में हुआ। पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा का रहा। तीसरा ऑप्शन है, इसमें 3 लिखा है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहां हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, यह भी याद रखना है। और 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहां पर हुए? ये गुजरात के 6 शहरों में हुए। और पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? सर्विसेज टीम का रहा। और राज्यों में महाराष्ट्र का पहला स्थान रहा। तो यह भी याद रखना है 27वें राष्ट्रीय खेल कहां होंगे? तो 27वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट यहां से और भी याद रख सकते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कहां हुआ था? बंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में। तो बंगलुरु यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही थी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 1290 से 1320 तक किस वंश ने भारत में शासन किया? तो पहला ऑप्शन है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और गुलाम वंश 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक भारत में गुलाम वंश रहा। दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। अगला ऑप्शन है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। अगला ऑप्शन है सैयद वंश। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। अगला ऑप्शन है लोधी वंश। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला। फिर इसके बाद मुगल वंश आ जाता है। तो मध्यकाल ऐसे ही बटा है, सल्तनत काल और मुगल काल में। तो मुगल काल आ जाएगा, मुगल वंश आ जाएगा 1526 में। बाबर क्या करेंगे? लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना करेंगे बाबर। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है कि खिलजी वंश कब से कब तक रहा, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1919 में। अब ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का आंदोलन था, तो ये सभी गांधी जी के आंदोलन को डिस्कस कर लेते हैं। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, अर्थात नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की गांधी जी ने? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल चल के गए दांडी मार्च, अर्थात दांडी गांव तक पैदल चलते हुए गए और इसी को दांडी मार्च कहा गया। अर्थात नमक सत्याग्रह का ही भाग है दांडी मार्च। और 12 मार्च 1930 को चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट में नमक बनाते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दांडी मार्च का ही भाग है, अर्थात नमक सत्याग्रह का ही भाग है। ये 6 अप्रैल 1930 से शुरू हो जाता है। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं गांधी जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसकी शुरुआत गांधी जी 1940 में करते हैं। और पहले सत्याग्रही कौन रहे? विनोबा भावे। विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। इनका आश्रम महाराष्ट्र में है जिसका नाम है पवनार आश्रम। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू रहे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे रहे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन।
और ये गांधी जी का एक ऐसा आंदोलन है जिसे गांधी जी ने कभी वापस नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है पास्कल, ये दाब का मात्रक है। दूसरा ऑप्शन है वाट, ये शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। तीसरा ऑप्शन है जूल, ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। चौथा ऑप्शन है केल्विन, ये ताप का मात्रक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक होगा न्यूटन। वो लिखना हम भूल गए, बल का मात्रक न्यूटन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है तो 82.15%, ये भारत की पुरुष साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 65.46%, ये भारत में महिला साक्षरता है। और भारत की ओवरऑल साक्षरता कितनी है, 74.04%, ये भारत की साक्षरता है। और 17.7, ये 10 की वृद्धि है, भारत की 10 की वृद्धि दर है। सॉरी, ये 10 की वृद्धि दर नहीं है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% भारत में निवास करता है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7%, लगभग अब तो 20% से ऊपर पहुंच गई होगी। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% से ज्यादा जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, इसमें बेगार, बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई है संविधान के आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला ऑप्शन है आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण, निरोध के संबंध में संरक्षण। तो गिरफ्तारी और निरुद्ध रखने के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 22 के तहत। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु या 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या किसी खतरनाक जगह पर नियोजित नहीं किया जा सकता। तो 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में या फैक्ट्री में या किसी खतरनाक कार्यस्थल पर नियोजित नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई आर्टिकल 24 के तहत। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 21 है। अगला क्वेश्चन है आपका चिल्का झील किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल झील है जहां पर एसबीआई ने तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया। डल झील, वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। शेषनाग, वेरीनाग, ये सभी जम्मू कश्मीर में। मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर में है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, एसएससी जीडी में रेणुका हाल ही में पूछी गई, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया चिल्का झील उड़ीसा में है, तो लिख देते हैं इधर, उड़ीसा में है चिल्का झील। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है बिहार, तो यहाँ का लोक नृत्य है जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है। अगला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ का लोक नृत्य है मुखौटा नृत्य। अगला ऑप्शन है राजस्थान, तो यहाँ का लोक नृत्य है 13 ताली या 13 ताली, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। नागालैंड,
यहाँ का लोक नृत्य येलुयट्टू, यहाँ का नागालैंड का लोक नृत्य है। ये सभी पूछे जा चुके हैं। तेरह ताली ये राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है और ये सभी आपके एग्जाम में 11 मार्च को पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है GS बाई सुमेर सिंह। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।